आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज क्लास 10th का मैथ देखेंगे और एक्सरसाइज है 4.1। आज के लिए प्रश्नावली है, प्रश्नावली 4.1। तो 4.1 में क्या है कि द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ना है। तो द्विघात समीकरण के बारे में अभी तक आप नहीं पढ़े होंगे, इसके पहले आप पढ़े होंगे द्विघात बहुपद। तो उसी से बना है क्या द्विघात समीकरण। तो आज पढ़ना है द्विघात समीकरण के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं द्विघात समीकरण। तो पहले द्विघात समीकरण को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग चैप्टर 4.1 में चलेंगे। तो देखिए इसमें द्विघात समीकरण होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। देखिए इसमें क्या है द्विघात, इसमें एक द्वि को अलग कर दीजिए और एक टर्म घात को अलग कर दीजिए। तो ये दो अलग हो गया। द्वि मतलब क्या होता है दो, और घात मतलब होता है उसका पावर। इसको अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर अगर लिख दिया जाए ऐसे, तो क्या हो गया एक्स का घात हो गया 2। तो ये हो गया क्या द्विघात, क्या कहेंगे इसको द्विघात। अब ये समीकरण है। तो समीकरण में क्या देखा जाता है कि द्विघात बहुपद के बाद अगर कोई बराबर चिन्ह दिख रहा हो बराबर का, या द्विघात बहुपद में अगर कोई बराबर का चिन्ह पहले से मौजूद हो, यानी बराबर करके कुछ अंक लिखा हो, या तो बराबर करके 0 लिखा हो, या बराबर करके कुछ भी लिखा हुआ हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको द्विघात समीकरण बोलेंगे। जैसे देखिए एक उदाहरण ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5 और बराबर लिखा हुआ हो 0। देखिए तो ये क्या है, ये द्विघात समीकरण है। ये क्या हो गया द्विघात समीकरण। लेकिन इसी को अगर हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर से हटा देते, तो ये क्या हो गया, ये हो गया द्विघात बहुपद। ये क्या है इसका द्विघात बहुपद है। लेकिन इसमें हम लोग अगर बराबर लगा देते हैं 0 या कुछ भी, मान लीजिए 3 ही लगा दिए, तो क्या हो गया ये द्विघात समीकरण। द्विघात इसलिए हो गया क्योंकि इसका पावर जो है कितना है, देखिए इसका पावर जो है 2 है। और समीकरण इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर बराबर के बाद भी कुछ इसका अंक लगा हुआ है। अगर हम 3 को इधर भी लाएंगे तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 और माइनस 3 बराबर तो 0 बचेगा ही। इस बराबर का हम लोग नहीं हटा सकते हैं। तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0। तो ये क्या है, ये भी है एक द्विघात समीकरण। ये द्विघात बहुपद तभी हो सकता है जब इसका बराबर वाले को आप क्या कीजिए, इसमें से हटा दीजिए। तो ये हो गया द्विघात बहुपद, और इसको अगर बराबर लगाते हैं तब क्या हो गया, ये हो गया द्विघात समीकरण। तो अब हम लोग समझते हैं कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है और इसको कैसे लिखते हैं। तो देखिए द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, तो समझते हैं यहाँ द्विघात समीकरण का व्यापक रूप कैसे होता है। लिखिए द्विघात समीकरण, क्या लिख दें यहाँ द्विघात समीकरण, और एक और लिख देते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, देखिए इसका व्यापक रूप होता कैसे है। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप यानी बड़ा से बड़ा किस रूप में ये रह सकता है, ये रह सकता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0। यही क्या है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। यानी द्विघात समीकरण अगर होगा तो अधिक से अधिक इतना बड़ा फॉर्म में हो सकता है। अब देखिए इसमें ए और एक्स और ये सब क्या है, इसके बारे में समझते हैं। तो इसमें ए कहिए या बी कहिए या सी कहिए, ये क्या है, ये सब चर राशि है। कौन राशि है, ये सब चर राशि है। चार नहीं चर राशि है। कौन सा राशि है, ये चर राशि। तो चर राशि का मतलब क्या होता है, चर राशि का मतलब ऐसी राशि जिसका वैल्यू जो है बदलते रहता है। जैसे ए और बी और सी, तो कभी ए का वैल्यू आप देखे होंगे इसमें, लेकिन इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ये चर राशि इसका नहीं है। देखिए ये मिस्टेक हो रहा है इसका। हाँ देखिए थोड़ा सा फिर से ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है ए बी सी जो है ये अचर राशि है। ए बी सी क्या होगा, ये अचर राशि है। और जो इसका एक्स है ये है चर राशि, ये क्या है चर राशि है। तो देखिए यहाँ पर अचर और चर का मतलब क्या हो रहा है। अचर मतलब ये है कि ए बी सी के स्थान पर क्या होगा, कोई अंक होगा। क्या होगा, कोई अंक होगा, और एक्स का कुछ वैल्यू निकलेगा फिर, जिसका वैल्यू बदलते रहेगा। लेकिन मान लीजिए कि ए का वैल्यू अगर 5 रखे हैं, तो यहाँ पर एक जगह पर 5 रखाएगा, और बी का स्थान कुछ भी हो सकता है, सी का भी कुछ भी हो सकता है। तो मेन यहाँ पर हम लोग को ये समझना है कि
द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है वो होता है ax² + bx + c बराबर 0। तो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि निम्न में द्विघात समीकरण का व्यापक रूप कौन सा है। तो अगर ऑप्शन आपको दिखता है तो आप इसको आप सही कर सकते हैं। और इसमें देखे होंगे, इसमें क्या होता है कि कोष्ठ में एक चीज लिखा हो रहा था बगल में कि जहाँ, इसी के बगल में लिखा हुआ मिलेगा जहाँ a बराबर नहीं है 0, ये लिखा हुआ रहता है कि जहाँ a का मान 0 नहीं है। अब ये क्यों लिखता है इसको समझ लीजिए कि a का मान 0 नहीं, ऐसे क्यों लिखा हुआ रहता है। जैसे मान लीजिए a का मान अगर 0 रख दिया जाए तो a गुने 0 और प्लस, और इसमें मान लीजिए कि b का मान कुछ रखा हुआ है, b का मान कोई अंक में रख देते हैं। जैसे देखिए b का मान कुछ भी रख दीजिए, तो b का मान लीजिए कि 3 रख देते हैं। कितना रख देते हैं 3, तो ये हो जाएगा 3x। और c का भी कोई अंक रख दीजिए, मान लीजिए रख देते हैं 5 और बराबर हो गया 0। तो a गुने 0 यानी क्या हो जाएगा 0, तो ये तो खत्म हो गया, तो बच गया 3x + 5 बराबर 0। आप देखिए क्या ये द्विघात समीकरण है? ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका पावर जो 2 वाला था उसमें है ही नहीं। तो द्विघात समीकरण होगा? द्विघात समीकरण ये नहीं होगा। इसलिए कहता है कि a का मान 0 इसमें नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो गया तो इसका स्क्वायर वाला ही खत्म हो जाएगा। बाकी इसमें b और c कोई भी 0 हो सकता है, लेकिन a का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि a का मान 0 इसमें क्यों नहीं होता है। तो क्वेश्चन में कहीं कहीं पे लिखा हुआ रहता है कि a का मान 0 इसमें नहीं होगा। तो ये हो गया द्विघात समीकरण का कौन सा रूप? व्यापक रूप। समझ गए? आप चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इसमें बस एक ही चीज़ आपको ध्यान रखना है। जैसे देखिए एक दो उदाहरण हम यहाँ पर ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि 4x² और +3 बराबर 0। अब यहाँ पर आपको पकड़ना है कि कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा नहीं है। ये हो गया 3x + 2 बराबर 0। ये हो गया 5y² और +6y और बराबर 0। और लिखते हैं इसमें 6y³ और +3y और +3y² कर दीजिए और +6y और बराबर 0। और लिखते हैं 5z और +9 बराबर 0। एक और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, इसको लिख दीजिए 9y² और +6y और +3 और बराबर 0। आप बताइए इसमें कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो चलिए अब जांच करते हैं इसमें। आप एक चीज माइंड में फिक्स रखिए कि उसका पावर जब 2 रहेगा द्विघात समीकरण में, जब उसका घात 2 है तभी द्विघात समीकरण होगा। अगर घात 2 वाला नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। ये आप फिक्स रखिएगा। तो देखिए ये फर्स्ट वाला द्विघात समीकरण है, तो ये द्विघात समीकरण है क्योंकि इसका पावर 2 दिया हुआ है। अब अगर इसमें आप ये सोचते हैं कि ax² तो हो गया, bx नहीं इसमें दिख रहा है x वाला, तो हो सकता है कि x का मान 0, b का मान 0 रखे हो, खत्म हो गया हो, है ना, 0 हो गया हो तो उसको नहीं लिखा है। लेकिन मेन तो हमको देखना है कि स्क्वायर वाला है कि नहीं। तो स्क्वायर वाला है इसलिए द्विघात समीकरण होगा। देखिए दूसरा वाला द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि इसमें स्क्वायर नहीं है। तीसरा वाला द्विघात समीकरण है, देखिए स्क्वायर है इसका। चौथा वाला द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका पावर जो है 3 है। पांचवा वाला द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि इसका पावर 2 नहीं है। छठा वाला द्विघात समीकरण है क्योंकि इसका पावर स्क्वायर यहाँ दिख रहा है। तो स्पष्ट हो गया। तो अब हम लोग को क्या करना है, जब चैप्टर 4.1 में चलेंगे तो वहाँ पर क्या है, कुछ क्वेश्चन दिया है जिसको समझना है कि द्विघात समीकरण है और कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो देखिए उसमें आपको पकड़ना है कि द्विघात समीकरण कौन सा होगा और कौन सा द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो देखिए इसको हम यहाँ पर फिर से ला दिए हैं, आप इसको देख कर समझ सकते हैं कि कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो आप चलते हैं चैप्टर में। देखिए इसका चैप्टर है पहला क्वेश्चन क्या है 4.1 का। देखिए ये 4.1 है, इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें कैसे बनेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक दिया हुआ है और इसमें जांच करना है कि निम्न में कौन कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसको सॉल्व करते हैं अब। और एग्जाम में देखा गया है कि इसमें से एक क्वेश्चन जरूर रहता है कि निम्न में कौन सा द्विघात समीकरण है, और 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा
और उसमें आपको पकड़ना है कि कौन सा द्विघात समीकरण होगा और कौन सा द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं पहले। अब बुक अपने पास रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन जब उस साइड दूसरे पेज में चलेंगे तो क्वेश्चन वहाँ पर नहीं दिखेगा। हम तो ऐसे लिख देंगे, लेकिन आप बुक से इसको जरूर मिलाइएगा। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन, पहला का पहला देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है x+1 और इसका है होल स्क्वायर और फिर बराबर है 2 इंटू एक्स और माइनस है ये 3। अब बताइए द्विघात समीकरण होगा कि नहीं होगा। तो इसमें क्या है कि इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग केवल देख करके इसको नहीं बता सकते हैं, और अगर आपको उतना अनुभव है तो आप देख करके बता भी सकते हैं, लेकिन इसमें पहले आपको समझना ही होगा कि कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो स्क्वायर दिख रहा है पहले हम लोग इसको सॉल्व करके छोटा करेंगे और लास्ट में जाने के बाद देखेंगे कि इसमें स्क्वायर बच रहा है या स्क्वायर नहीं बच रहा है। तो चलिए a+b का होल स्क्वायर ये है, तो a² और +2ab और +b² हो गया। और इसको 2 से गुना कर दिए तो 2 से 2x और -2 तिया 6, x² और प्लस ये हो गया 2x और +1 का स्क्वायर 1, और इसको भी इधर ले आइए, माइनस में 2x और प्लस में 6 और बराबर हो गया 0। क्लियर। अब देखिए तो x² अकेले है तो अकेले रह ही गया ये। अब यहीं से स्पष्ट हो गया, अगर एक नंबर में आंसर बताना हो कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो यहीं से इसका स्पष्ट हो गया कि द्विघात समीकरण है। क्यों स्पष्ट हो गया, क्योंकि स्क्वायर वाले को काटने वाला कोई है ही नहीं, तो स्क्वायर वाला तो बचेगा ही, तो स्क्वायर वाला है यानी द्विघात समीकरण होगा। देखिए यहाँ पर ये कैंसिल हो रहा है 2x और 2x, और प्लस में 1 और प्लस में 6 कितना हो गया, प्लस में 7 और बराबर हो गया 0। तो अगर स्क्वायर वाला है तो द्विघात समीकरण होगा, इसलिए द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण क्यों है, इसलिए है क्योंकि स्क्वायर वाला इसका है, अभी x² है ना, यानी द्विघात समीकरण ये होगा। बाकी इसमें जो भी हो लेकिन स्क्वायर वाला जरूर बचना चाहिए। तो ये बन गया क्वेश्चन नंबर 1। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 2 में दिया हुआ है x² और -2x और बराबर -2 है, और यहाँ पर है 3 - x ऐसे। आप बताइए इसमें कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो अगर आपका दिमाग चल रहा है, इसमें डायरेक्ट अगर काम कर रहा है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि द्विघात समीकरण होगा या नहीं होगा। जैसे ये देखिए x², क्या इस साइड में सॉल्व करें तो x² मिलेगा, उसका x² नहीं मिलेगा, तो ये x² तो बच ही जाएगा, इसलिए द्विघात समीकरण ये है। और इसको और विस्तार में अगर जानना चाहते हैं कैसे है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया x² और माइनस हो गया ये 2x, इसको गुना कीजिए, ये हो गया -3 दूना 6 और माइनस माइनस प्लस ये हो गया 2x। ठीक है, आप सबको एक तरफ लाइए, ये है x², ये है -2x, उधर चलाइए तो क्या हो जाएगा +6 और ये हो जाएगा -2x और बराबर हो गया 0। तो देखिए x² तो अकेले है तो रह गया ये -2x और -2x कितना हो गया -4x और प्लस हो गया 6 और बराबर आ गया 0। तो द्विघात समीकरण तो है ही, क्योंकि स्क्वायर वाला बच ही रहा है और बाकी पूरा है भी है, यानी व्यापक रूप में ही आ गया। लेकिन हमको केवल देखना है कि स्क्वायर वाला इसमें है या नहीं है, तो स्क्वायर वाला है इसलिए द्विघात समीकरण होगा। तो लिख देंगे इसलिए द्विघात समीकरण है। ये क्या है, द्विघात समीकरण है। तो ये बन गया क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो देखिए यहीं पर बना देना है क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 में दिया हुआ क्वेश्चन में है x - 2 और इंटू में है x + 1 और बराबर है x - 1 और एक और है x + 3। तो आप बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखिए जब हम इसको गुना करेंगे x से x में तो क्या होगा, स्क्वायर बनेगा इधर, और इधर भी गुना करेंगे तो स्क्वायर बनेगा, इधर प्लस में है इधर भी प्लस में है। जब इसको इधर लाएंगे तो माइनस में होगा, यानी कट जाएगा, तो स्क्वायर इसमें नहीं बचेगा, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं होगा। लेकिन चलिए इसको विस्तार से सोल्व करके समझ लेते हैं। तो पहले x से दोनों में गुना कीजिए, x से कीजिएगा x में कितना हो जाएगा x का स्क्वायर, x से कीजिएगा 1 में +x, -2 से कीजिएगा x में -2x और -2 से कीजिएगा +1 में -2। क्लियर।
इस साइड का हो गया। अब आइए इसमें एक से कीजिए एक्स में एक्स स्क्वायर, एक से कीजिए 3 में कितना हो गया 3x, माइनस एक से कीजिए एक्स में माइनस एक्स, और माइनस एक से प्लस 3 में माइनस 3 हो गया। आप देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स और माइनस 2x, ये तो माइनस एक्स बचेगा और माइनस 2 भी बचेगा, और इसके बाद हो गया एक्स स्क्वायर और प्लस 3 में और माइनस 1 में तो कितना बचेगा प्लस 2x और माइनस 3। अब अगर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्पष्ट तो इसमें एक्स स्क्वायर क्या होगा इसका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि है इधर प्लस में, इधर आने के बाद माइनस में होगा तो दोनों कटेगा ही, तो सबको आप एक साथ ले आइए एक साइड में। तो ये हो गया माइनस एक्स, माइनस 2 उधर से आएगा माइनस 2x और हो जाएगा ये प्लस 3 और बराबर कुछ नहीं बचा तो 0। क्लियर है। अब एक्स वाले को पहले एक साथ कीजिए तो माइनस एक्स और माइनस 2x कितना हो गया माइनस 3x और माइनस 2 और प्लस 3 तो बच गया प्लस 1 और बराबर हो गया 0। तो देखिए क्या द्विघात समीकरण है, स्क्वायर वाला नहीं है इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। तो लिख दीजिए द्विघात समीकरण नहीं है। अब यही इसका आंसर होगा। स्पष्ट है। इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आप उसको पूरा सोल्व करके ही बताइए, क्योंकि इसमें नंबर मिलने वाला नहीं है अलग से। इसमें बस ऑप्शन में ये रहता है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो अगर आपको ऊपर ही दिख जा रहा है कि द्विघात समीकरण है तो लिख दीजिए, अगर दिख जाए कि नहीं है तो नहीं लिख दीजिए। तो इसको ऊपर में ही सोल्व करके लिखा आ सकता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 है x माइनस 3 और इनटू में है 2x और प्लस 1 और इस साइड में है x इंटू बराबर करके x प्लस 5। देखिए ऐसे लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इसको पहले गुना कर लेते हैं, और अगर बिना गुना के हुए दिमाग लगाना चाहते हैं तो चलिए पहले उसमें भी दिमाग लगा लेते हैं। यहाँ है x और यहाँ है 2x, गुना करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। इस साइड का कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, और बाकी सबको रहने दीजिए क्योंकि और किसी स्क्वायर बनने वाला नहीं है। इधर आइएगा तो x और x का कितना हो जाएगा x स्क्वायर, और बाकी और कुछ होगा, लेकिन हमको खाली देखना है कि स्क्वायर वाला बच रहा है या नहीं। तो इधर है 2x स्क्वायर, इधर है x स्क्वायर। जब ये x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो 2x स्क्वायर में से 1 घट भी जाएगा, फिर भी क्या बचेगा x स्क्वायर इसका बचेगा। तो x स्क्वायर जब बचेगा तो द्विघात समीकरण होगा। तो अब यहीं पर हम लिख देंगे द्विघात समीकरण होगा। लेकिन अगर आप इसको समझ में नहीं आ रहा, आप यानी इसमें समझने में परेशानी हो, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको विस्तार करके और फिर लिख सकते हैं। तो पहले 1 से गुना करते हैं 2x में, कितना हो गया 2x का स्क्वायर, और 1 से करेंगे 1 में कितना हो जाएगा x, और माइनस 3 से करेंगे प्लस 2x में तो माइनस 3 दूना 6x, और माइनस 3 से प्लस 1 में कितना हो जाएगा माइनस 3। अब आइए 1 से, तो 1 से x में कितना हो जाएगा x का स्क्वायर, और 1 से 5 में कितना हो जाएगा 5x। क्लियर। आप सबको एक तरफ कर दीजिए, ये तो हो गया 2x स्क्वायर, और यहाँ देखिए माइनस 6x और प्लस x कितना बच गया माइनस 5x और माइनस 3, उधर से आएगा माइनस x स्क्वायर और माइनस 5x और बराबर 0। आप देखिए ये हो गया 2x स्क्वायर, उधर से गया x स्क्वायर, कितना बच गया प्लस में x स्क्वायर और माइनस 5x और माइनस 5x कितना हो गया माइनस 10x, और माइनस 3 अकेले है तो माइनस 3 हो गया और बराबर हो गया 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? तो स्क्वायर वाला तो दिख ही रहा है, इसलिए द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है, हो गया। ये बन गया क्वेश्चन नंबर 4। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में। तो 5 में फिर इसी टाइप का है, दिया हुआ है 2x और माइनस 1 2x माइनस 1, और फिर यहाँ पर है x माइनस 3, और बराबर में दिया है x प्लस 5, और इसके साथ और है x माइनस 1। देखिए इतना लिखा हुआ है। तो आप अगर चाहें तो इसको शॉर्ट में फिर से देख सकते हैं कंपेयर करके कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये होगा 2x और x गुना करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर, और इस साइड में ये x और x है तो हो जाएगा इधर x स्क्वायर। तो फिर इसी के जैसा है, यानी x स्क्वायर बचेगा, इसलिए द्विघात समीकरण होगा। अब इसी को आप विस्तार से लिख सकते हैं। चलिए यहाँ गुना करते हैं। 2x को कब पहले कीजिए 1 से तो कितना हो जाएगा 2x का स्क्वायर, और फिर कीजिए 2x को माइनस 3 से तो कितना हो जाएगा माइनस 3 दूना 6x हो गया। अब माइनस 1 को x के साथ तो कितना हो जाएगा माइनस x, और माइनस 1 को माइनस 3 के साथ कितना हो जाएगा प्लस 3 बराबर। अब आइए x को x के साथ कितना हो गया x का स्क्वायर, x को माइनस 1 के साथ कितना हो गया माइनस x,
5 को x के साथ कितना हो गया 5x, और 5 को -5 के साथ कितना -1 के साथ कितना हो गया -5। क्लियर। अब इसको छोटा कीजिए, ये तो x स्क्वायर तो अकेले है यहाँ पर अभी 2x स्क्वायर, और माइनस में 6x और माइनस में x कितना हो गया माइनस में 7x, और ये प्लस में 3। अब इधर का देखिए कितना है, और सबको ले चलिए इधर ही, उधर किसी को नहीं रखिए, सबको आप लाइए इधर। तो x स्क्वायर तो माइनस में हो गया। अब देखिए यहाँ पर -x और प्लस में 5x कितना बचेगा, प्लस में 4x बचेगा, और इधर आकर हो जाएगा माइनस में 4x। क्लियर। और उधर है -5, इधर जाकर हो जाएगा +5 और बराबर 0। ये है 2x स्क्वायर, इसमें से घट गया x स्क्वायर, कितना बचेगा केवल x स्क्वायर, माइनस में 7x और माइनस में 4x कितना हो गया माइनस में 11x, और प्लस में 3 और प्लस में 5 कितना हो गया प्लस में 8 बराबर हो गया 0। तो देखिए स्क्वायर वाला है, इसलिए द्विघात समीकरण होगा। तो लिख दीजिए इसलिए द्विघात समीकरण है, अब यही इसका आंसर होगा। क्लियर। ये बन गया क्वेश्चन नंबर 5 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए 6 में क्वेश्चन है x स्क्वायर और प्लस में है 3x और प्लस में है 1 और बराबर है x - 2 का होल स्क्वायर। देखिए इसका पावर 2 है। तो आप फिर से इसको सॉल्व करेंगे। तो आप अगर चाहें तो इसको पहले कंपेयर करके देख सकते हैं कि हो द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर तो x स्क्वायर अकेले ही तो रहेगा ही, और इस साइड का जब सॉल्व करेंगे तो ये a - b का होल स्क्वायर है, ये तो होगा ही a स्क्वायर, तो x स्क्वायर होगा, और दोनों साइड में एक गो है, तो इसलिए क्या हो जाएगा दोनों कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा फिर स्क्वायर, इसका खत्म हो जाएगा। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं। ये हो गया x स्क्वायर, ये कितना हो गया x स्क्वायर, और ये हो गया प्लस 3x, और ये हो गया प्लस 1। अब a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर -2ab और प्लस b स्क्वायर हो गया। अब ये x स्क्वायर तो x स्क्वायर रहेगा ही, और प्लस 3x तो अकेले सब है इधर, और 1 हो गया। अब इधर से लाइए तो कितना हो गया माइनस में x स्क्वायर, और ये -2 दूना 4x, तो इधर आकर हो जाएगा प्लस में 4x, और प्लस 2 का स्क्वायर 4, इधर हो जाएगा कितना -4 और बराबर लिख दिए 0। इसको एक लाइन और लिख के छोटा किया जा सकता है, लेकिन हम लोग क्या किए इसमें डायरेक्ट कर दिए हैं। क्यों डायरेक्ट कर दिए हैं, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन का वैल्यू नहीं है, बस इसमें वैल्यू किसका है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो अगर आप जानते हैं इसको फास्ट बनाने के लिए तो फास्ट बना सकते हैं, उससे कोई परेशानी नहीं है। ये देखिए स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, बच गया प्लस में 3x और प्लस में 4x कितना बच गया प्लस में 7x, प्लस में 1 और माइनस में 4 कितना बच गया माइनस में 3 और बराबर हो गया 0। तो स्क्वायर वाला है, स्क्वायर वाला नहीं है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। हो गया, द्विघात समीकरण नहीं है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 का दिया हुआ है ax + 2 और इसका है होल क्यूब, और बराबर है 2x, और इनटू में है x स्क्वायर और माइनस है 1। आप देखिए इसमें क्या होगा। तो सबसे पहले तो इसको कंपेयर करके देखिए कि डायरेक्ट बन रहा है कि नहीं। ये a + b का होल क्यूब है, तो a + b का होल क्यूब फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले होता है a क्यूब। तो a क्यूब मतलब किसका क्यूब, x का क्यूब, और बाकी तो क्यूब होता नहीं है कहीं। b का क्यूब होता है, तो b का क्यूब तो 2 का क्यूब तो 8 होगा, तो x वाला क्यूब खाली अकेले मिलेगा ये, और 2x को गुना करेंगे x स्क्वायर के साथ, तो कितना हो जाएगा 2x का हो जाएगा क्यूब। अब देखिए एक तरफ x क्यूब एक तरफ 2x क्यूब, ये जुटेगा घटेगा तो भी क्या होगा, इसका एक तो बचेगा ही, इसलिए द्विघात समीकरण ये है। तो आप चलिए इसको विस्तार से सोल्व करते हैं जरा, द्विघात समीकरण कैसे है। a + b का होल क्यूब, तो पहले लिख दीजिए a क्यूब और फिर प्लस b क्यूब और फिर प्लस 3a स्क्वायर b और फिर प्लस 3b स्क्वायर a, इतना हो गया, और बराबर इसके बाद है 2x को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x का क्यूब और माइनस हो जाएगा ये 2x। ठीक है, तो ये हो गया x का क्यूब और प्लस 2 का क्यूब कितना हो गया 8, और प्लस ये कितना हो गया 3 दूना 6x स्क्वायर, और प्लस ये कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4 और 4 तरीके 12x हो गया।
और बराबर आ जाए इसमें, तो ये है 2x³ और -2x। अब क्या करेंगे हम लोग, सबको एक साथ करते हैं, x³ और प्लस से इसको छोटा किए तो अकेले हैं, पहले स्क्वायर वाले को लिख दीजिए, तो है इसमें 6x² और प्लस हो गया ये 12x और प्लस हो गया ये 8, उधर चलाइए माइनस में 2x³ और माइनस से प्लस हो गया 2x और बराबर आ गया 0। तो आप क्या करेंगे इसको, देखिए इसमें 2x³ माइनस में और 1x³ प्लस में, तो बचेगा एक, तो बचेगा ही माइनस में, और प्लस में 6x² और इसमें और कोई स्क्वायर वाला नहीं इसलिए हो गया 6x² और प्लस में 12x और प्लस में 2x, कितना हो गया, प्लस में 14x और प्लस में ये बच गया केवल 8 और बराबर हो गया 0। क्या द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण ये नहीं है, क्योंकि स्क्वायर वाला तो है लेकिन स्क्वायर वाला के साथ पहले इसमें क्यूब वाला है, तो क्या होना चाहिए इसमें, द्विघात समीकरण नहीं होगा। द्विघात समीकरण इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें घात इसका 3 है, जो सबसे बड़ा पावर रहता है उसी को बोलते हैं उसका घात। यानी किसी भी समीकरण में या फिर बहुपद में अगर घात निकालना हो तो जो सबसे बड़ा पावर दिखे वही उसका क्या होगा, घात कहलाएगा। तो सबसे बड़ा पावर इसमें कितना है, 3 है, इसलिए इसका घात कितना होगा, 3 होगा। ऐसे पावर को ही घात बोलते हैं, पावर और घात दोनों एक ही है, हिंदी अंग्रेजी का फर्क है। लेकिन क्या है, इसमें पावर इसका 3 होगा इसलिए द्विघात समीकरण ये नहीं है, ये त्रिघात समीकरण हो सकता है। इसको हम लोग त्रिघात समीकरण कह सकते हैं लेकिन द्विघात समीकरण नहीं कह सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में। तो देखिए 8 का क्या है, पहले है x³ और माइनस है 4x² और माइनस है x और प्लस है 1 और बराबर है x - 2 और इसका फिर होल क्यूब है। फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन। तो देखिए हम यहाँ पर बिना सॉल्व किए हुए, आप इतना जब इसमें बना लिए हैं तो आप कुछ क्वेश्चन इसमें बिना सॉल्व किए हुए आप बना करके देखिए कि बनता है या नहीं। तो देखिए इसमें छोटा सा दिमाग लगाते हैं, वैसे ही पता करते हैं कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। आप अगर बाएं साइड में देखिएगा इस साइड में, तो इसमें क्यू वाला कौन है, क्यू वाला तो बस x³ है और बाकी कोई तो है नहीं, क्योंकि सब प्लस माइनस में दिख रहा है। और जब दाएं साइड में चलेंगे तो ये है a - b का होल क्यूब। तो a - b का होल क्यूब क्या होता है, पहले होता है a³ इसमें होता है, फिर -b³ और फिर उसके बाद कुछ भी हो लेकिन उसमें कहीं भी x का क्यू और आने वाला नहीं है। तो बस क्यू वाला यही दोनों है, एक है दाएं साइड में और एक है बाएं साइड में। आपको दिख रहा होगा कि दोनों का अगर एक साइड करेंगे तो दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल हो जाता है, क्यू वाला इसमें खत्म हो गया, तो क्या बचेगा, स्क्वायर वाला तो बचेगा ही, क्योंकि स्क्वायर वाला देखिए यहाँ पर -4x² है। तो इसमें मेन तो झमेला हो गया, क्यू खत्म हो गया। अब आइए स्क्वायर वाले में, क्या स्क्वायर बचता है कि नहीं। तो यहाँ पर कितना है, -4x² तो इस साइड का है। अब आइए इधर, तो इसमें भी एक स्क्वायर बचेगा, a - b का होल क्यूब में क्या होगा, एक स्क्वायर बचेगा। स्क्वायर बचेगा तो आपस में क्या होगा, इसमें स्क्वायर इसका बचा हुआ रहेगा, है ना। जब इस साइड में आएगा a - b का होल क्यूब में, तो स्क्वायर क्या होगा, इसका बचेगा। इसलिए इधर का स्क्वायर और इधर का स्क्वायर दोनों आपस में घटेगा या जुटेगा तो भी इसमें एक स्क्वायर तो बचना ही बचना है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण है, इसलिए द्विघात समीकरण है। तो अभी हम आपको इसमें बताएं कि इसमें ज़्यादातर देखा जाता है कि ऑप्शन वाला क्वेश्चन रहता है, जैसे लिखा हुआ रहेगा कि निम्न में कौन सा द्विघात समीकरण है, और 4 ऑप्शन देगा और 4 ऑप्शन आपको पकड़ना है कि कौन सा द्विघात समीकरण है या कौन सा नहीं है। तो अगर आप इतना समझ लिए तो बहुत आसानी से इसमें नंबर बना सकते हैं आप, यानी जो द्विघात समीकरण पहचानने वाला हो उसमें बड़ा आसानी से आप नंबर ला सकते हैं। तो इसका सोल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 8 तक पूरा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 2 में। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ है। इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। यानी इसको क्या करना है, बस द्विघात समीकरण बना देना है ना, द्विघात समीकरण के रूप में इसको लिख देना है। कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक आयताकार भूखंड है यानी क्षेत्र है, उसका क्षेत्रफल कितना है 528 मीटर स्क्वायर, और क्षेत्र की लंबाई, देखिए लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। मेन यही इसका पॉइंट है द्विघात समीकरण के लिए, कि लंबाई जो है मीटर में चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। तो अगर आप लंबाई को, चौड़ाई को मानते हैं अगर x, तो लंबाई कितना होगा,
लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो इसका दुगना हो जाएगा 2x, और इससे एक अधिक यानी 2x प्लस 1। तो देखिए ऐसे होगा। तो लिखेंगे मान लिया कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई बराबर 2x प्लस 1, और फिर प्रश्न से लिख देंगे क्षेत्रफल बराबर, और सॉल्व कर देंगे। और इसमें ज़्यादा तो सॉल्व करना भी नहीं, बस द्विघात समीकरण निकाल करके उसको छोड़ देना है। तो चलिए लिखते हैं इसमें। आप क्वेश्चन से मिलाइएगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है। लिखेंगे मान लिया कि, आपको बताए हुए कि मान लिया कि जब भी लिखते हैं तो पैराग्राफ चेंज करके ही लिखते हैं। मान लिया कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई इसमें मानेंगे, कितना मानेंगे x, मीटर में कह रहा था मीटर मान लेते हैं। अब इसका लिखिए लंबाई बराबर, लंबाई क्या कह रहा है कि दुगना से एक अधिक है, तो दुगना हो गया 2x और एक अधिक यानी प्लस 1, और इतना मीटर। ठीक है, आप लिखेंगे चूंकि प्रश्न से, तो प्रश्न में कह रहा था कि इसका क्षेत्रफल कितना है। इसका क्षेत्रफल जो है 528 मीटर स्क्वायर है। तो आप लिख सकते हैं आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर। और जब आयत है तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, और बराबर ही है 528। तो लंबाई कितना निकाले हम लोग, 2x और प्लस 1, और चौड़ाई कितना है, x है, तो बराबर हो गया 528। अब इसको गुना कर दीजिए, तो 1 से गुना करेंगे पहले कितना हो जाएगा, ये 2x का स्क्वायर, और 1 से करेंगे 1 में कितना हो जाएगा x, और उधर से आ जाएगा माइनस 528, और बराबर कुछ नहीं बचा, तो क्या हो गया इसका 0। तो इसलिए कितना आ गया 2x स्क्वायर प्लस x, और माइनस में हो गया 528, और बराबर हो गया 0, और यही इसका आंसर है। इसमें लंबाई और चौड़ाई को निकाला जा सकता है, लेकिन निकालना नहीं है, बस कह रहा था क्या कीजिए, द्विघात समीकरण के रूप में इसको निरूपित कीजिए। तो द्विघात समीकरण बन गया। अब इसी टाइप का क्वेश्चन अगले चैप्टर में मिलेगा, जिसमें निकालना रहेगा कि संख्या निकालिए या फिर लंबाई चौड़ाई निकालिए। तो वहाँ पर हम लोग इसको क्या करेंगे, द्विघात समीकरण वाले रूल से इसको गुणनखंड करके निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पर इसमें निकालना नहीं है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इसका यहाँ है, कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल कितना है, 306 है। दो क्रमागत है लगातार, और धनात्मक पूर्णांक है जिसका गुना करें कितना आएगा, 306। तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, तो पूर्णांकों को ज्ञात करने के लिए आप द्विघात समीकरण निकालिए। तो पहला धनात्मक पूर्णांक कितना मानेंगे, x मानेंगे। पहला कितना मानेंगे x, दूसरा कितना होगा x प्लस 1 होगा, कहे कि लगातार हो इसमें होगा। जैसे कोई भी संख्या आएगा, जैसे मान लिया कि पहला आ गया 5, तो दूसरा कितना आएगा 6 आएगा, तो एक ही ना जोड़ना है उसमें, इसलिए पहला मान लिया x, तो दूसरा कितना होगा x प्लस 1। जैसे मान लीजिए एक और उदाहरण लेते हैं, पहला मान लीजिए आ गया 20, तो दूसरा कितना होगा 21, कहे कि लगातार है, तो 20 अगर है तो उसमें 21 लिख रहे हैं, तो 20 प्लस 1 हो रहा है, इसलिए पहला मानेंगे x, तो दूसरा कितना होगा x प्लस 1। तो लिखते हैं मान लिया कि पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x। तो इसको लिखिए, क्वेश्चन नंबर कितना है, ये 2 है। मान लिया कि पहला और दूसरा कर देते हैं। मान लिया कि पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना हो जाएगा, x। कितना हो गया, पहला इसका x हो गया। अब आइए दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा, x प्लस 1, कहे कि लगातार है। आप लिखेंगे चूंकि प्रश्न से, प्रश्न में कह रहा है कि दोनों का अगर गुना कर दिया है तो कितना आएगा, 306 आएगा। तो दोनों को गुना कर दीजिए, तो एक हो गया x और एक हो गया x प्लस 1, और बराबर हो गया 306। क्लियर। अब इसको गुना किए, कितना हो गया x स्क्वायर और प्लस x, और बराबर हो गया 306। अब लास्ट कर देते हैं इसको, x स्क्वायर प्लस x, उधर से आएगा माइनस 306, और बराबर हो गया 0, और यही इसका आंसर है। क्लियर।
द्विघात समीकरण को ऊपर इसको लिख दिए। अब निकालना रहेगा तो गुणनखंड करके निकालेंगे, लेकिन यहाँ तो निकालना नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का, देखिए कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसमें आयु मानना होगा। अब किसका मानेंगे जरा से देखिए, इसको क्लीन करते हैं तब स्पष्ट होगा। देखिए कह रहा है कि रोहन की माँ जो है उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो मान लें कि रोहन का आयु बराबर कितना, x मानेंगे, तो उसकी माँ का आयु कितना होगा, x + 26, क्योंकि 26 साल बड़ी है तो x + 26 तो होगा ही। और कह रहा है उनके आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात दोनों को निकाल करके, जैसे 3 वर्ष बाद कितना होगा, ये x + 3 होगा, और ये कितना होगा, x + 29 होगा। 3 इसमें भी जोड़ दिया और 3 इसमें भी जोड़ दिए, तो इसका गुणनफल कितना है, 360 है। कितना हो जाएगा, 360। और फिर वहाँ से समीकरण हो गया। तो चलिए इसमें लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, ये 3 है। तो लिखेंगे मान लिया कि रोहन की आयु, मान लिया कि रोहन की, अब इसमें वर्तमान लिख दिए तो और आसान होगा और स्पष्ट हो गया। रोहन की वर्तमान आयु बराबर कितना मान लिया, x वर्ष। अब माँ की वर्तमान आयु, माँ की वर्तमान आयु कितना होगा, x + 26 वर्ष। कितना होगा, x + 26, क्योंकि 26 वर्ष उससे बड़ी है। क्लियर। अब क्या कह रहा था क्वेश्चन में, देखिए कि 3 वर्ष बाद, किधर है इसमें लिखा हुआ, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, देखिए यहाँ लिखा है ना इसमें, उनकी आयु का गुणनफल जो है अब से 3 वर्ष बाद कितना होगा, 360 होगा। तो पहले आप क्या कीजिए, दोनों को 3 वर्ष बाद ले जाइए। तो लिखना पड़ेगा इसमें 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितना लिखिएगा, x + 3 हो गया, x + 3 वर्ष। और फिर इसमें लिखेंगे 3 वर्ष बाद माँ की आयु, रोहन की माँ का आयु कितना हो जाएगा, इसमें आप 3 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, x + कितना हो जाएगा, 29। 26 तो पहले से है, तो आप कितना हो गया, x + 29 वर्ष। क्लियर। आप लिखेंगे इसलिए प्रश्न से, इसलिए प्रश्न से। अब प्रश्न से देखिए क्या कह रहा था कि 3 वर्ष बाद दोनों का आयु का गुणनफल कितना होगा, 360 हो जाएगा। तो आप गुना करके 360 कर दीजिए, तो एक हो गया x + 3 और एक हो गया x + 29, और गुना करके कितना हो गया, 360। क्लियर। अब यहाँ पर से गुना करके एक समीकरण निकाल लीजिए। तो पहले x को गुना करेंगे x के साथ, कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर, x करेंगे 29 के साथ, कितना हो गया, 29x। और फिर 3 को करेंगे x के साथ, कितना हो गया, 3x। और 3 को करेंगे फिर 29 के साथ, कितना हो गया, 29 × 87। और इसको ले आइए माइनस इधर 360 और बराबर कर दीजिए 0। ये हो गया x² और 2903 कितना हो गया, 2903 हो गया 32x। और माइनस 360 में से किसको हटा दीजिए, 87 को हटा दीजिए, कितना बच गया, 10 में 7 गया, ये 3, और यहाँ बच गया कितना, अब 5 हो गया, तो 15 में से 8 गया 7, और ये बच गया 273 और बराबर हो गया 0। और यही इसका आंसर है। इसका आंसर कितना हो गया, x² + 32x और -273 बराबर 0। ये बन गया क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट इसका 4 में। तो देखिए इसका 4 में क्या है, 4 में है कह रहा है कि एक रेलगाड़ी का क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह इस दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, रेलगाड़ी की चाल मान लेंगे कितना, x मानेंगे, ठीक है। और दूरी कितना है 480, तो पहले हम लोग निकालेंगे समय बराबर। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल, यानी 480 बटा
एक्स। देखिए ये सामान्य चाल है इसका, ठीक है। आप कह रहा है कि इसकी चाल अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो आप चाल कितना होता, एक्स माइनस 8, और दूरी तो वही रहता 480, तो आप समय कितना होता, समय बराबर दूरी बटा चाल, फिर ऐसे निकलता। तो आप कह रहा है कि जो अब समय निकला है वो 3 घंटा अधिक है। 3 घंटा अधिक इसलिए है क्योंकि चाल को क्या किया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया है। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे इसको तो कितना बचेगा, 3 घंटा बचेगा, क्योंकि ये भी समय है और ये भी समय है। लेकिन ये अब वाला जो समय है, ये नया वाला, ये पहले वाले की अपेक्षा क्या है, 3 घंटा अधिक है, यानी 3 घंटा क्या है, बड़ा है। तो अब इसमें से घटाएंगे, अगर इसको बड़ा में छोटा घटाएंगे ना, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 घंटा ही बचेगा। और इस प्रकार इसमें समीकरण हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए लिखते हैं, आप समझिएगा इसमें कैसे हो रहा है। क्वेश्चन नंबर हो गया इसका 4। लिखेंगे, मान लिया कि रेलगाड़ी की चाल, मान लिया कि रेलगाड़ी की चाल बराबर कितना, मान लीजिए इसको x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और इसमें दूरी दिया हुआ है, दूरी कितना तय करती है, 480 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कीजिए, आप समय निकाल लीजिए पहले, यहीं पर क्या कीजिए, पहले निकाल लीजिए समय बराबर, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, यानी 480 बटा x, और ये क्या हो गया, इतना घंटा, ठीक है। आप यहाँ पर लिखेंगे फिर से कि चूंकि अब रेलगाड़ी की चाल, तो आप रेलगाड़ी की चाल कितना होगा, कह रहा था कि अब रेलगाड़ी की चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देना है। तो पहले था x, तो हो गया x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी तो वही रहेगा, दूरी कितना होगा, 480 किलोमीटर। तो समय कितना होगा, दूरी बटा चाल, यानी 480 बटा x माइनस 8, और इतना क्या हो जाएगा, इतना घंटा, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न से, और क्या कह रहा है कि आप वाला जो समय है वो पहले के अपेक्षा 3 घंटा अधिक है। तो आप वाला समय में से घटा देंगे पहले वाले को, 480 बटा x माइनस 8 और माइनस 480 बटा x, और बराबर हो गया 3। देखिए, तब यहाँ एलसीएम लेगा, अब इसको छोटा कर देंगे तो एक समीकरण आएगा, वही क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। तो आप इसको बना लीजिएगा, हम इसमें छोड़ दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर से ये बनता दिख रहा है। तो अगर इसमें आपसे ही नहीं बनता है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम इसको फिर अगले वीडियो में बता देंगे। यहाँ पर बड़ा आसान है, एलसीएम लेंगे, x माइनस 8 और x दोनों होगा, या फिर चलिए इसको बना ही देते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, इसमें पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए चलते हैं दूसरे पेज में, 480 बटा x माइनस 8 और माइनस 480 बटा x, अब बराबर कितना है, 3 है। ये हो गया 480 बटा x माइनस 8 और माइनस हो गया 480 बटा x, और बराबर हो गया 3। तो इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम में तो दोनों होगा, x माइनस 8 भी और x भी, तो इससे डिवाइड करें तो माइनस 8 वाला कट गया, बच गया x, तो कितना हो जाएगा, ये 480 x माइनस, अब इसको डिवाइड करें तो x कट गया, बच गया x माइनस 8, तो 480 गुना हुआ किसके साथ, x माइनस 8 के साथ, अब बराबर हो गया ये 3। क्लियर। तो नीचे कितना हो गया, इसको रहने दीजिए अभी, x माइनस 8 और इंटू कर दीजिए x। अब इसको देखिए, इसमें ये है 480 x और माइनस, इसको एक साथ करेंगे 480 को, तो ये हो जाएगा 480 x माइनस में, और प्लस में हो जाएगा 480 गुना 8, तो 8 से गुना कर दिए, 8 से 0 में करेंगे 0, 8 8 कितना हो गया, 64 के 4, कितना बच गया, 6, 8 चौका 32 और 4, 32 और 6 38, 38 और 40, और बराबर हो गया 3। क्लियर। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि माइनस में 480 और प्लस में 480 इसका कैंसिल हो रहा है। तो आप क्या करते हैं, हम लोग इसको क्रॉस गुना कर देते हैं। तो क्रॉस गुना करने के लिए आप x माइनस 8 इंटू एक्स जो है उसको पहले 3 से कीजिए, तो 3 और x के साथ लगा करके दोनों में कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और माइनस में हो जाएगा 3 8 24 और x, और बराबर हो जाएगा 38 40। क्लियर।
अब सबको एक साथ कर दीजिए, तो ये हो गया 3x² और माइनस में हो गया 24x और माइनस में हो गया 38, 40 और बराबर हो गया 0। अब यही इसमें क्या हो गया, इसका द्विघात समीकरण कंप्लीट हो गया। ये बन गया इसका द्विघात समीकरण। अगर इसको सॉल्व करना रहता तो 3 कॉमन लेते, लेकिन अब इसमें हम 3 कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि यही इसका द्विघात समीकरण हो गया। और अगर चाहे तो आप 3 कॉमन भी ले सकते हैं, जैसे 3 कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा इसमें, क्योंकि हो सकता है कि आंसर नहीं मिल रहा हो, 3 कॉमन लेके मिलाया हो उसमें। 3 कॉमन लिया तो x² और माइनस ये हो गया 3 8 24 x, कितना हो गया 3 8 24 x, तो 8 बचेगा केवल, और फिर ये माइनस हो गया। अब 3 से इसमें भी डिवाइड कीजिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, कितना बच गया 2, 3 8 24 और 1 हो गया 0 और बराबर हो गया इधर 0। अब ये 3 है इसका गुना में, तो उधर जाएगा बटा में होगा, और बटा में होगा 0 के नीचे तो 0 बन जाएगा, तो बच जाएगा x² माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0, और यही इसका आंसर है। तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरा का चौथा। तो इस प्रकार प्रश्नावली 4.1 का टोटल क्वेश्चन जो है इसमें कंप्लीट हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग 4.2 का देखेंगे। तब तक के लिए बाय।